ये दोनों वीडियो शांत कहे जाने वाले पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के हैं। इन दोनों घटनाओं के बारे में बताऊंगा। बात इन दिनों उत्तराखंड की अस्मिता की भी हो रही है। यहाँ के लोगों को गाली देना और गाली का विरोध करने पर आंदोलन करने वालों को सड़क छाप कहना निसंदेह हमारी अस्मिता पर हमला है। हमारी अस्मिता पर और भी कई हमले हो रहे हैं। अंकिता हत्याकांड से बड़ा हमला हमारी अस्मिता पर और क्या हो सकता है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील कॉलिन गोंसाल्वेस के भावुक पत्र की भी हम यहां बात करेंगे। हमारी अस्मिता ही नहीं, हमारे अस्तित्व पर भी हमला हो रहा है। कैसे, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखने की गुजारिश है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। मुझे लगता है पहले बात उन दो वीडियो की होनी चाहिए जो मैंने शुरू में दिखाए थे। पहले वीडियो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाया जा रहा है। किसी के पुतले की शव यात्रा निकालना या पुतला दहन करना पहले भी आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पुतले को बम से उड़ा देना पहली बार ही हुआ है। इतना ही नहीं, इस पुतला धमाका को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए इस तरह के वास्तविक धमाके करने की भी चेतावनी दी गई है। इस तरह की हरकतों का विरोध करने वालों से धमाका समर्थक पूछ रहे हैं कि भगत सिंह ने भी तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए धमाका किया था। पहली बात तो ये कि भगत सिंह के धमाके में कोई हिंसा नहीं थी, न असली न सांकेतिक। असेंबली हॉल में खाली जगह पर धमाका किया गया था। यहां आपने एक व्यक्ति के पुतले को धमाके से उड़ाया और वास्तविक धमाका करने की भी धमकी दी है। दूसरा सवाल धमाका समर्थकों की ओर से यह आ रहा है कि जब पुतले की शव यात्रा निकाली जाती है या पुतले का दहन होता है तब आप सवाल नहीं उठाते, तो इस पर क्यों उठाए जा रहे हैं। यहां पुतला धमाका और पुतला दहन के बुनियादी फर्क को समझने की जरूरत है। पुतला दहन या पुतले की शव यात्रा में किसी की हत्या करने वाली बात नहीं होती। वहां संदेश ये होता है कि जिसका पुतला है उसकी मौत हो गई है। ध्यान रखें, यह सांकेतिक मौत हत्या नहीं, स्वाभाविक मौत के रूप में चित्रित की जाती है। कुछ लोग तो ऐसी पुतला शव यात्रा में रोने का भी अभिनय करते हैं। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी की किसी बात से असहमत होने पर उसका पुतला जलाया जाए। बात पुतला धमाके की करें तो यह न सिर्फ जघन्य है बल्कि लगता है कि कोई आतंकवाद है या आतंकवाद का अभ्यास है। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा अति उत्साह में और नासमझी में किया गया है। हमारा संविधान हर मनुष्य की गरिमा की बात करता है। हमें उस व्यक्ति की गरिमा का भी ध्यान रखना होगा जिससे हम असहमत होते हैं। दूसरा वीडियो पौड़ी जिले का है। यहाँ दो गांवों की महिलाएं चारागाह पर अपने हक हुकूक को लेकर आपस में भिड़ी हुई हैं। उत्तराखंड के दो गांवों में जंगल की सीमा को लेकर इस तरह के विवाद अक्सर होते रहे, पहले से होते हैं। ऐसे विवादों का हल अक्सर दोनों गांवों की पंचायतें मिल बैठकर करती हैं। दोनों पक्षों के बीच इस तरह से लठमार युद्ध हमने तो अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा है। ये दोनों घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि हमें हिंसक बनाया जा चुका है। नफरत एक धर्म विशेष के लोगों को लेकर शुरू की गई थी, लेकिन अब यह नफरत अपने ही धर्म के व्यक्ति का पुतला धमाके से उड़ाने और अपने ही पड़ोसी गांव, जिससे हमारे कई तरह के रिश्ते होते हैं, उस गांव तक को निशाने पर लेने तक उतर आई है ये नफरत। यदि आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ जाइए, और यदि
आपने ठान ली है कि सब कुछ बर्बाद होते ही देखना है, तो फिर रहने दीजिए। मेरे जैसे सच्चाई बताने वालों को गालियां देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहनी है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दे दी है। सहयोग देने के लिए मैं डॉक्टर रवि चोपड़ा जी, समदर्शी बर्तवाल जी, मनीष खान या मानिश खान, ऐसा ही कुछ पढ़ने में आया है मेरे, और जुनेद आलम जी का आभार व्यक्त करता हूं। हाल के सालों में हमारी अस्मिता पर सबसे बड़ा हमला अंकिता की हत्या करके किया गया। हम सब सड़कों पर भी उतरे, लेकिन आज तक सरकार ने ये नहीं बताया कि आखिर वह वीआईपी, वह दरिंदा कौन था जिसके लिए एक बेटी की अस्मिता को दांव पर लगाया जा रहा था और विरोध करने पर उस बेटी की हत्या की गई। इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को अब सुप्रीम कोर्ट में भी नामंजूर कर दिया गया है। मैं यहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे वकील कॉलिन गोंसाल्वेस का भावुक पत्र पढ़ना चाहता हूं, जरूर सुनिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने पत्र में इस मामले अंकिता हत्याकांड में लीपापोती के कई सबूत रखे हैं। लिखते हैं, मुझे खेद है अंकिता कि आपकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट में आपके मामले का निपटारा कर दिया गया और हम अभी तक मुख्य अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। मुझे खेद है सोनी देवी, आपकी प्यारी बेटी की हत्या के लिए एक वीआईपी ने होटल में काम करने वाली एक छोटी लड़की अंकिता से विशेष सेवाएं मांगी। उसके इनकार करने के कारण उसकी हत्या हो गई। मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारा पुलिस बल राजनेताओं के सामने इतना झुक गया है कि वह किसी भी अपराध को छिपाने के लिए तैयार है। सबसे पहले अंकिता और उसके दोस्त पुष्पदीप के बीच व्हाट्सएप चैट, जिसमें उसने शिकायत की थी कि एक वीआईपी उसके होटल में आ रहा है और उससे विशेष सेवाओं की मांग कर रहा है, उसे उत्तराखंड पुलिस ने चार्जशीट से हटा दिया। उन चैट में उसने अपने दोस्त से तुरंत आने और उसे बाहर ले जाने के लिए कहा था। दूसरे, उसके दोस्त पुष्पदीप और वीआईपी के सहयोगी के बीच स्विमिंग पूल में हुई बातचीत का चार्जशीट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि पुष्पदीप ने पुलिस द्वारा दिखाए गए फोटो के आधार पर सहयोगी की पहचान की थी। तीसरे, सहयोगी अपने बैग में नकदी और हथियार लेकर जा रहा था और फिर भी उसे न तो आरोपी बनाया गया, न ही पुलिस ने उससे पूछताछ की। ये सारी बातें उस पत्र में लिखी गई हैं। चौथे, होटल कर्मी अभिनव का यह बयान कि अंकिता को जबरन बाहर निकालकर हत्या करने से पहले वह अपने कमरे में रो रही थी, चार्जशीट में उल्लेख नहीं किया गया। पांचवें, जिस कमरे में अंकिता रुकी थी उसकी प्रयोगशाला की फॉरेंसिक रिपोर्ट को कभी भी चार्जशीट में संलग्न नहीं किया गया। छठा, अपराध स्थल यानी कि जिस कमरे में वह रुकी थी उसे स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के आदेश पर तुरंत ध्वस्त कर दिया गया। सातवां, वीआईपी से बातचीत कर रहे होटल के कर्मचारी का मोबाइल फोन कभी जब्त नहीं किया गया। आठवां, होटल का सीसीटीवी फुटेज जिसे वीआईपी और उसके साथियों की पहचान स्पष्ट रूप से सामने आती, कभी इस सुविधाजनक बहाने से पेश नहीं किया गया कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे। नौवां, जिन गवाहों ने गवाही दी कि अंकिता अपनी मौत से पहले परेशान थी, उनकी कभी जांच ही नहीं की गई। 10वां, उत्तराखंड पुलिस द्वारा दिया गया बयान कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई थी और कुछ भी अप्रिय नहीं मिला, भ्रामक था, क्योंकि रिकॉर्ड केवल मृतक की चैट के संबंध में था, होटल कर्मचारियों के बारे में नहीं था। कॉलिन गोंसाल्वेस के पत्र के अनुसार एक आरोपी के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी अंकिता को दिखाने वाले वीडियो का अभियोजन पक्ष द्वारा गलत उल्लेख किया गया।
जो यह दर्शाता है कि उसकी हत्या और नहर में शव फेंकने से पहले वह किसी भी तरह से परेशानी में नहीं दिख रही थी। हालांकि पुष्पदीप ने अदालत में पेश किए गए साक्ष्य में कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठी अंकिता ने उसे फोन किया था और कहा था कि वह बहुत डरी हुई है क्योंकि वह लोगों से घिरी हुई है और बात नहीं कर पा रही है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अब ट्रायल कोर्ट से खुद का नार्को टेस्ट करने का अनुरोध किया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह घटनाओं के बारे में साफ साफ बताने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज करके समय से पहले ही इस मामले को खत्म कर दिया है। आरोपियों द्वारा खुद की ऐसी गवाही से वीआईपी की पहचान और भूमिका सामने आ जाती। पुलिस ने वीआईपी की पहचान छिपाई है। सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने और आगे की जांच करने के निर्देश देकर इस बाधा को दूर किया जा सकता था। अंकिता की मां ने अधिकारियों को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि वह एक उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी था जो अक्सर अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ इस होटल में आता था। सीसीटीवी फुटेज या कर्मचारियों के मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए उठाए गए प्राथमिक कदम भी इस मुख्य आरोपी की पहचान उजागर कर देंगे। और अंत में इस पत्र में लिखा है, क्षमा करें अंकिता, यह भारत है। आम महिलाओं की जिंदगी मायने नहीं रखती और उच्च और शक्तिशाली लोग बार बार बच निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील का यह पत्र काफी कुछ सामने रख देता है खुलकर। अब एक सवाल आपसे, जो मेरी नजर में हमारी अस्मिता ही नहीं हमारे अस्तित्व पर भी हमला है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इस दौर में तथाकथित विकास के नाम पर जिस तरह से लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, वह आपकी नजर में कितना उचित है? आप देहरादून से ऋषिकेश जाने के लिए 3000 पेड़ काटे जाने की योजना से सहमत हैं, सिर्फ 15 मिनट बचाने के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो पर काम करते हुए पता चला कि हाई कोर्ट ने इन पेड़ों को काटने पर स्टे दे दिया है। ये स्टे है, सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी सरकार आज में या कल में, इसलिए लगातार आवाज उठानी होगी। अब समय आ गया है, हमें उत्तराखंड में एक एक पेड़ बचाने की लड़ाई लड़नी होगी यदि अपनी पीढ़ियों को बचाना है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको होली की शुभकामनाएं, रमजान मुबारक। कल उत्तराखंड के बच्चों का त्योहार फूलदेई भी है। बच्चों को शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।